कवच और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। आज मैं I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंडिया में इस वक्त कोई बिजनेस इतना परफेक्टली गारंटेड या पैसा बनाने की मशीन नहीं है जितना हुब्बुल वतनी या देशभक्ति पर बनने वाली फिल्में हैं, जिसमें इनकी अपनी आवाम के साथ साथ हस्बे ज़ायका हिस्ट्री को भी चुना लगाया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर नफरत बिकती है मीडिया और पॉलिटिक्स के जरिए, और फिर खुद को देशभक्त साबित करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान को गाली देना या इसके खिलाफ नफरत अंगेज बयान देना पहला टेस्ट होता है। और ऑनेस्टली इंडियन पॉलिटिक्स इस वक्त इसी नफरत को बेचकर चल रही है। इसी नफरत पर भारतीय आवाम से वोट लिया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत या पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर। यह स्ट्रेटजी दरअसल इस तरह से चलती है कि पाकिस्तान पर किसी हमले का इल्ज़ाम लगाकर ड्रामा करना और फिर इंडियन मीडिया की अपनी अपनी ऑनलाइन अदालतें खोल लेना, जिससे एक आम हिंदुस्तानी के दिल के अंदर पाकिस्तान की और ख़ुसूसन मुसलमानों के खिलाफ जमकर नफरत भरी जाती है। और फिर यही चीज़ें हिस्टोरिकली फिल्म्स के अंदर इंडियन मीडिया दिखा कर इसको अच्छी तरह से अपनी आवाम से कैच करता है। सच अ शेम। पिछले कई सालों से बीजेपी और आरएसएस जैसी नस्ल पसंदाना जमातों के दौर इक़्तिदार में आने से हमें एक के बाद एक पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ फिल्में देखने को मिल रही हैं, जिसकी लेटेस्ट एडिशन या नया शाहकार है भुज, दी प्राइड ऑफ इंडिया। नाम तो ऐसा रखा है कि इसको सुनते ही अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपकी नस नस में हुब्बुल वतनी या देशभक्ति बहने लगेगी। 2021 में रिलीज होने वाली ये फिल्म 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान होने वाले एक इंसिडेंट पर बेस करती है, जब पाकिस्तानी फौज ने भुज एयर बेस को एक हमले के बाद तबाह कर दिया तो यहीं पर रहने वाली 300 गांव की औरतों ने मिलकर सिर्फ 3 दिन के अंदर इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इस रनवे को तामीर किया। बस ये एक लाइन की कहानी है, बाकी जो कुछ भी है वो शायद डायरेक्टर को ख्वाब में नजर आया होगा। इन 300 औरतों में से कुछ आज भी जिंदा हैं और इनको ट्रिब्यूट के तौर पर इनका एक मोनूमेंट भी तामीर किया गया है। इस एयरबेस के इंचार्ज थे इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर विजय करानी, जिसका किरदार फिल्म के अंदर अजय देवगन निभा रहे हैं। और भाई साहब, जिस अंदाज के अंदर इस वाक़े को पेश किया गया है, इसको देखकर पहले तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी और मुकम्मल देखने के बाद हो सकता है कि आप अपनी आंखें भी डोनेट कर दें। आई मीन सैंपल के तौर पर आप ये देख लें कि इस इंटेंस माहौल के अंदर भी यहाँ पर एटम सॉन्ग हो रहे हैं, इस हिस्ट्री की फिल्म के अंदर भी। अब मुझे नहीं पता 1971 के अंदर ये मुजरा किस जगह पर हो रहा था जिसकी वजह से पाकिस्तानी टैंक खौफ के मारे खुद ही तबाह हो गए थे। सो इस फिल्म को अकेले देखना खतरनाक हो सकता है एंड डोंट ट्राई दिस एट होम। और इस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत की गई है, कितना ओरिजिनल कंटेंट बनाया गया है, इसको ज़रा इसी से समझ लें कि फिल्म की ओपनिंग ही पर्ल हार्बर नाम की एक फिल्म के सीन को कॉपी करके तैयार की गई है। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर तो मुझे डीजा वू जैसी फीलिंग्स आने लगी कि ऐसा तो मैंने पहले भी कहीं पर म्यूजिक सुना हुआ है, दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। और भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छानबीन पर मुझे पता चला कि ये म्यूजिक किसी हॉलीवुड फिल्म या किसी टीवी एड वगैरह से नहीं उठाया गया, बल्कि एक वीडियो गेम से लिया गया है। जस्ट इमेजिन, वीडियो गेम से। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। और इस फिल्म के अंदर इतनी ज़्यादा नकली एक्टिंग, फेक डायलॉग्स और गानों का टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद भी अगर आप जिंदा बच गए तो देखेंगे कि संजय दत्त बिना किसी डिग्री के राह के अंदर जाकर भर्ती हो जाता है। नहीं, मैं यहाँ पर फिल्म के साथ एग्री करता हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। मजीद संजय दत्त एक कुल्हाड़ी उठाकर सिर्फ 2-3 नहीं बल्कि 200-300 पाकिस्तानियों के दरमियान इनकी बंदूकों और इनके टैंक के सामने लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मतलब इस फिल्म के अंदर ग्रेविटी, VFX के साथ साथ कॉमन सेंस भी मिसिंग है, क्योंकि अगर ये कोई एक्शन फिल्म होती तो ये समझ में भी आता, लेकिन भाई साहब ये हिस्ट्री फिल्म है जिसके अंदर अपनी मर्जी से कोई भी मसाला नहीं डाल सकते। कोई इनको समझाओ यार। फिल्म के ग्राफिक्स देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, और ऐसा होता भी है जब आप प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की बजाय सारा पैसा इसकी मार्केटिंग और स्टार कास्ट पर खर्च कर दें बिना किसी राइटर को कोई एक भी पैसा दिए। यू नो, ये लोग बहुत चालाक हैं और आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को बेचकर पैसा कमाते हैं। मैं खास तौर पर अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों से बात कर रहा हूँ, जरा इस गेम को समझें। पाकिस्तान को गाली देना इज इक्वल टू सेफ इन्वेस्टमेंट। लेट मी एक्सप्लेन। इस वक्त इंडिया में नेशनलिज्म अपने हाई पर है, तो पद्मावती, बाजीराव मस्तानी, रुस्तम और केसरी जैसी बेतुकी फिल्में बन भी रही हैं और पैसे भी कमा रही हैं। हालांकि ये सब झूठ और प्रोपेगेंडा पर बनी हैं, लेकिन किसी एक कौम या खसूसन हिंदुइज्म को बढ़ावा देती हैं तो इसी की वजह से लोग सिनेमा घर का रुख भी करते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं, जिससे अल्टीमेटली फायदा किसको होता है? प्रोड्यूसर को या फिल्म मेकर को। सिंपल।
ये फिल्में एक तरफ तो इंडिया के लोगों की सोई हुई देशभक्ति को जगा देती हैं तो दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा करके खूब पैसा भी कमा लेती हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि इंडिया के अंदर देशभक्ति इज इक्वल टू पाकिस्तान को गाली देना या मुसलमानों की तजलील, तो एक दुकानदार अपनी दुकान के अंदर वही चीज बेचेगा ना जो कि कस्टमर की डिमांड होगी। आई थिंक समझने वाले समझ गए होंगे। वरना 1971 की लड़ाई के इंटेंस माहौल के अंदर कौन सी जगह पर आइटम सॉन्ग होते हैं मुझे भी जानना है। और ये भुज एयर बेस पर वो रनवे बनाने वाली कुछ औरतों की तस्वीर है। इनको देखकर अब इनका रोल निभाने वाली इस औरतों पर गौर करें। अब जाहिर है कि इन फिल्मों के अंदर कहानी तो होती नहीं है, तो डायरेक्टर की कोशिश होती है कि आम से लफ्ज को भी ऐसे डायलॉग बनाकर पेश करें कि पब्लिक थिएटर के अंदर सीटियां मारने के लिए इकट्ठी हो जाए। आई मीन एक इंडियन ऑफिसर पाकिस्तानी ऑफिसर को फोन करके भला इस तरह से कह सकता है, ताजमहल प्यार की निशानी है। तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। और रावण को मारकर जय हिंद का नारा लगाने की क्या लॉजिक है कोई सेंस? इसीलिए तो ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री बिक चुकी है। खैर, इस टॉपिक पर और बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के ऑब्सेशन के अलावा और बहुत सारे टॉपिक हैं फिल्म बनाने के लिए। कहें तो मैं बता देता हूँ, दुश्मन तो आपका चाइना भी है, फिर उससे नफरत क्यों नहीं करते? 1962 के अंदर तो आप उससे जंग हार गए थे। और अभी हाल ही में लद्दाख के अंदर आपकी आर्मी ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जहां पर फरहान और राजू रेंचो को ढूंढने के लिए गए थे, अभी चाइनीज आर्मी के हवाले किया है। आपके मुल्क के अंदर गुर्बत का लेवल आखिरी हदों पर है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं, करप्शन इंतहा पर है, लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट और तोहम परस्ती से आपका मुल्क भरा पड़ा है, लेकिन आपके पास इन सब चीजों को दिखाने का टाइम भला कहाँ होगा, क्योंकि इनको तो कैश ही नहीं किया जा सकता जो आपको प्रॉफिट कमा कर दे। सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, नॉट अबाउट हिस्ट्री, यू एंड अस। इन सब मसलों पर तवज्जो देकर भी देशभक्ति दिखाई जा सकती है, तो क्या इसके लिए भी पाकिस्तान को इल्जाम दोगे? लेकिन वो तो जरा मुश्किल काम है ना, क्योंकि आजकल तो वहां पर सेलिब्रिटीज भी वो बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान को गाली दें। इन लोगों को कहें अपनी फॉलोइंग का इस्तेमाल करते हुए अपने शहर को साफ करें, लोगों को तालीम और शऊर देकर इनकी मदद करें, जिसकी इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है। सो जब तक ये नफरत बिक रही है, ये फिल्म्स का धंधा भी चलता रहेगा, लेकिन याद रखें कि नफरत और जंग दोनों तरफ से तबाही लाती है। तारीख ने यह साबित किया है कि जंगों का इंजाम किसी भी एक शख्स की फेवर के अंदर कभी भी नहीं हुआ। इसलिए बॉलीवुड को चाहिए कि अवाम को धोखा देकर इनके इमोशंस बेचकर इससे प्रॉफिट कमाने के बजाय इनको हकीकत बताकर इनको शऊर दें और इनकी सोसाइटी के असल मसाइल को सामने लेकर आएं। मुनाफकत बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त भी सुई से लेकर जहाज तक जो चाइनीज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, सबसे पहले उनका बाइकआउट करें। हो सकता है कि जिस फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी चाइनीज हो। और बात करते हैं देशभक्ति की। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।